अब पूछो। तो मैं हर एक बार डालने पे उसमें स्लो रैपनिंग होता है या फिर हर बार डालना पड़ता है? तुम्हें क्या लगता है? एक बार डालने पे हो जाता होगा। हम्म तो अगर हर बार डालेंगे एक यूनिक कंडीशन में। हाँ, तो अगर हर बार डालेंगे, सिंपल सी बात ये सोचो कि एक प्लांट से लगभग मैक्सिमम 10 किलो टमाटर आ सकता है, और हम 10 किलो टमाटर पाने के लिए इतना काम करेंगे, हमें खर्च कितना आएगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम पूरा प्रोसीजर करेंगे, कितना खर्च आएगा एक बार एक्सपेरिमेंट करने में, पूरा प्रोटोकॉल करने में टोटल कितना खर्च आएगा? 10 क्या लाख से नीचे तो नहीं आएगा मिनिमम। ठीक है, अगर हम कुछ नया नॉवेल कर रहे हैं तो, अगर हम पुराने एक्सपेरिमेंट को दोबारा से दोहरा रहे हैं तब तो 3-4 लाख में हो जाता है एक्सपेरिमेंट। मिनिमम 10 लाख से नीचे तो नहीं आएगा। मतलब हम एक किलो टमाटर, सॉरी 10 किलो टमाटर 1 लाख में खरीदेंगे? बेवकूफ है क्या हम? ठीक है, तो ये चीजें कॉमन सेंस होनी चाहिए। खैर ठीक है, सवाल सही है कि ये केवल टमाटर नहीं, जितने भी जेनेटिक इंजीनियरिंग हम करते हैं, यही तो मैं समझा रहा हूं ना कि यू कर देखो, आप अगर ये सोच रहे हो कि हम उसको हर जनरेशन में करेंगे, तो आप ऐसे ये क्यों सोच रहे हो? यही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर आप प्लांट में कर रहे हैं, एनिमल में कर रहे हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में कीजिए। बैक्टीरिया में कर रहे हैं तो एक बार कर दिया तो जब जब रेप्लिकेशन होगा, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है ना, बैक्टीरिया का जब जब रेप्लिकेशन होगा तो वो नया वो वाला जीन लेके आएगा। लेकिन यूकेरियोटिक सेल में क्या होता है? यूकेरियोटिक सेल में रेप्लिकेशन से नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनता, यहाँ गेमीट्स बनता है मोस्ट ऑफ द यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। तो गेमीट में भी वो जीन जाना चाहिए। तो एक बार बताओ, अगर एक प्लांट को आप अर्ली लाइफ में कर दिए तो उसके जो फ्लावर बनने वाले प्लांट के जीन हैं, जो फ्लावर से सीड फाइनली बनेगा, उसमें भी वो चल जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन में भी वो जीन चल जाएगा। ह्यूमन में अगर आप एम्ब्रियोनिक कंडीशन में किए हैं तो हाँ, ह्यूमन में फिर अलग बात है, सुनना ध्यान से। ह्यूमन में या फिर एनिमल मॉडल में क्या होता है? एनिमल मॉडल में आप जिस ऑर्गेन्स को किए, जिस पर्टिकुलर जीन के लिए आप ट्रांसफर किए, वो पर्टिकुलर जीन एम्ब्रियोनिक कंडीशन में आप ट्रांसफर कर दिया, वो आदमी तो ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको आगे हम एग्जांपल बताएंगे ह्यूमन के केस का लेके, लेकिन वो पर्टिकुलर जीन स्पर्म में ना हो, ओवम में ना हो सकता है सब ऐसा। दोनों पेरेंट्स में कर देंगे। क्या क्या? नहीं नहीं, मेरी बात समझो ना। दोनों पेरेंट्स में कर। क्या क्या कर देंगे? तो ह्यूमन में अगर स्पर्म एग फर्टिलाइज करते हैं ना, तो दोनों के जीन में कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा और पढ़ो, चैप्टर को और आगे बढ़ने दो। आपने अभी, अब मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि हवा में उड़ गया। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी जीन ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर उसके जर्म सेल तक वो जीन पहुंच जा रहा है तो वो हर जनरेशन में जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए आपको मैं बताऊं, जितने भी जेनेटिकल डिसऑर्डर का इलाज हम ढूंढते हैं उसमें टाइम लगता है, लेकिन जब ढूंढ लेते हैं तो इलाज परमानेंट हो जाता है, फिर पूरे जनरेशन का इलाज खत्म हो जाता है, मतलब कि रोग खत्म हो जाता है। क्यों? अगर हमने एक जनरेशन में वो जेनेटिक डिसऑर्डर को ठीक कर दिया, करेक्ट कर दिया, तो हो गया। अब वो कभी खराब नहीं होगा, हर जनरेशन में ठीक होगा। और अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो हर जनरेशन में जाता है, ये तो देखो। तो यही तो मैं बता रहा हूं कि जीन जब आप चेंज करेंगे, तो मैं आपको सेल में भी बताया था ये बात, एक सेल में जो जीन है, जो क्रोमोसोम है, उस ऑर्गेन्स के हर सेल में वो जीन है, बट एक्सप्रेशन नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूं कि आपको किडनी का कोई जीन ट्रांसफर करना है, किडनी का कोई जीन आप ट्रांसफर कर दिए, किडनी तो उस पर्टिकुलर आदमी का ठीक हो गया, आप ट्रांसफर करके ठीक कर दिए। सपोज दैट किडनी का कोई एंजाइम वाला जीन था, ट्रांसफर करके एम्ब्रियोनिक, आपको पहले से पता चल गया था कि बच्चा जब पैदा होगा उसका किडनी में फलाना प्रॉब्लम आने वाला है, आप एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जीन ट्रांसफर कर दिए क्योंकि उसका फादर में प्रॉब्लम था, मदर में था, आपने एम्ब्रियोनिक कंडीशन में कर दिया, बच्चा पैदा हुआ, बच्चा ठीक हो गया। तो मुझे एक बार बताओ, बच्चा को एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जब किए हो, तो बताओ बच्चा से जब फाइनली किडनी बना होगा और जब सारे सेल बने होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बने होंगे, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का भी तो जर्म सेल में वो जीन गया होगा ना? यस और नो? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के भी जर्म सेल में वो जीन गया होगा, और जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के भी जर्म सेल में वो जीन गया होगा, तो ऑब्वियस सी बात ये है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मेरा भी दिमाग इसमें बहुत सारा चीज चल रहा है, क्योंकि इसमें देखो क्या है ना कि बात पहले पूरी कर लेता हूं कि अगर उसके उसके में भी गया होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जीन स्पर्म में भी आ गया होगा, अगर फीमेल में क्या तो ओवम में भी आ गया होगा। अब डिसाइड करना है कि वो जीन, वो पर्टिकुलर डिसऑर्डर मेल से रिलेटेड है, फीमेल से रिलेटेड है। अगर मान लो मेल से रिलेटेड है और आप उस बंदे के जो आपका फादर में प्रॉब्लम था, आपने जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ठीक किया, तो अब जब उससे वो लड़का पैदा हुआ है मान लो, तो इसका मतलब अगर मेल से रिलेटेड था तो मेल के अंदर ठीक आया, अगले जनरेशन में भी मेल ठीक चल जाएगा।
मतलब कि एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड या वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड, इसलिए तो आपको जेनेटिक्स पहले पढ़ाया था कि आपको रिलेट कर पाओ। दैट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर वो जीन आपने ऐसा ट्रांसफर कर दिया, वो आदमी तो ठीक हो गया, अब उसका वो पर्टिकुलर जीन उसके जर्म सेल में जाएगा, ये बात तो पक्की है। और जर्म सेल से जब गैमेट्स बनेगा तो उस पर्टिकुलर सेक्स में अगर वो पर्टिकुलर जीन है तो वो अगले जनरेशन में भी एक्सप्रेस हो जाएगा। मेरा ये कहने का मतलब है, मैं आपको ये सब सारी बातें थ्योरेटिकली बता रहा हूं, क्योंकि प्रैक्टिकली क्या है, जो रिसर्च करते हैं उनको ही पता होता है। जैसे कि अभी आपने बोला हो सकता है, क्योंकि देखो रिसर्च फील्ड में क्या होता है कि हम रिसर्च आइडिया कहीं से भी पिक कर सकते हैं। जैसे आपने सवाल किया, हो सकता है कि कल को मैं इस पर बेस्ड कई सारे रिसर्च आर्टिकल सर्च करूं, और हो सकता है कि जैसे भी आपने सोच लिया ऐसा कोई सोच ना पाया हो। इनफैक्ट मैं भी नहीं सोचा था इससे पहले, मतलब कि प्लांट का तो मुझे पता ही है ऐसे ऐसे, लेकिन आप तो ये सवाल कर रहे हो कि अगर ह्यूमन में हुआ तो क्या नेक्स्ट जनरेशन में हो जाएगा। तो इनफैक्ट सच्चाई बताऊं तो बात मैंने भी पहले नहीं सोचा था, लेकिन थ्योरेटिकली बातें बिल्कुल सही है मैं जो बोल रहा हूँ, बट प्रैक्टिकली क्यों नहीं सही हो सकता है या फिर सही है या नहीं है, मैं अपने गारंटी के साथ नहीं बोल सकता हूँ। क्यों नहीं बोल सकता हूँ? क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन का फिजियोलॉजिकल स्टेटस क्या होगा, प्रीवियस जनरेशन का क्या है, बहुत सारी बातें वहां पे कोरिलेट करनी पड़ेगी। तो ये ऐसा चैप्टर है जो थ्योरेटिकली उतना ज्यादा करेक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, नीट का एग्जाम में तो सब आएगा नहीं, लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज में थ्योरेटिकल नॉलेज दे दूं जो प्रैक्टिकल से मैच ना करते हो, क्योंकि ये चैप्टर तो बिल्कुल तरीके से रिसर्च बेस्ड चैप्टर है। हम ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते हवा में, लेकिन हाँ थ्योरेटिकली मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जैसे प्लांट में हम लोग इंजीनियर मानते हैं कि यार प्लांट में क्या करते हैं, एक बार जीन ट्रांसफर किया उसके बाद उससे जितने भी सीड मिलते हैं तो वो सारे उसी टाइप के प्लांट होते हैं। सिंपल सी बात है, हर बार नहीं करना होता है, फिर उसका सीड महंगा बिकता है, फिर उससे नए सीड मिलेंगे तो हो गया वो जेनेटिक इंजीनियर प्लांट ही देगा, जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट ही देगा। बट ह्यूमन के केस में, एनिमल के केस में ये चीजें सोच लेना कि एक बार अगर हमने कोई जीन ट्रांसफर कर दिया तो उसके अगले जनरेशन में भी आ जाएगा, तो भैया एक काम करो ना, इंटेलिजेंस का जीन ट्रांसफर करो 10,000 लोगों में, उसके बाद तो 10,000 से तुरंत 10 करोड़ बनाइए लेंगे, सब आइंस्टाइन ही बन जाएगा। समझ रहे हो बड़ी बात मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एनिमल में आपको थोड़ा फिर वो उसमें बहुत सारी बातें आ जाती है, फिर इथिक्स भी आ जाता है उसमें। तो एनिमल के केस में मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि ऐसा होता है या नहीं होता, ये भी नहीं बोल सकता हूँ। इट इज द पार्ट ऑफ रिसर्च। थ्योरेटिकली यहाँ पे डायरेक्ट हम आपको स्टेटमेंट नहीं दे सकते, बट प्लांट में ऐसा होता है, और प्लांट में रिसर्च का आउटपुट है, रिसर्च का रिजल्ट है, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कैसा होता है, राइट। और बैक्टीरिया में सब करने की जरूरत नहीं है, बैक्टीरिया इसका रिप्रोडक्शन करता है और वो जो भी कॉपी बनाएगा चलेगा। तो चलिए नेक्स्ट हमारा पर्पस है कि हम जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्यों बनाते हैं। नेक्स्ट पर्पस है टू प्रोड्यूस बायो फार्मास्यूटिकल्स। देखो बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग्स। वैसे हकीकत ये है कि आप मोस्ट ऑफ द मेडिसिन लिविंग से ही लेते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, मैंने आपको इकोसिस्टम मतलब कि इसमें भी बताया था, इकोलॉजी में भी बताया था कि हम जितने भी ड्रग्स यूज करते हैं करंटली मार्केट में जो ड्रग्स बिकते हैं, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स हमें प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। और जो प्लांट से नहीं मिलते हैं, फंगस से मिलते हैं, कुछ बैक्टीरिया से मिलते हैं, कुछ एनिमल से भी मिलते हैं। तो हम लोग ड्रग्स कहाँ से बनाते हैं? ड्रग्स तो हम लोग ऑर्गेन से ही लेते हैं, बट ड्रग्स को क्या बोलते हैं? फार्मास्यूटिकल, फार्मा। लेकिन आज हम उसके आगे वर्ड बायो क्यों लगाए हैं, बायो फार्मास्यूटिकल क्यों लगाए हैं? एक्चुअली ये बायो फार्मास्यूटिकल ये बता रहा है कि आप जो लिविंग ऑर्गेन से यहाँ मेडिसिन ले रहे हैं, वो लिविंग ऑर्गेन नॉर्मल लिविंग ऑर्गेन नहीं है, वो मॉडिफाइड है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, वो जीएमओ है, वो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है। तो समझाता हूं मैं आपको कि हाँ कैसे कैसे क्या हुआ, आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं डायरेक्ट, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी का यूज मेडिसिन में हम कैसे कर रहे हैं और कैसे होता है यहाँ पे, ठीक है। एक आपको मैंने ब्लड में पढ़ाया था, हमारा नेचुरल ब्लड एंटीकोगुलेंट कौन होता है, जल्दी बताओ। हेपेरिन। ब्लड नेचुरल एंटीकोगुलेंट हेपेरिन। हेपेरिन क्या है? एक प्रकार का, किस प्रकार का बायोमोलिक्यूल है हेपेरिन? इतना बता दो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। बायोमोलिक्यूल में पढ़ाया हूं ये बात। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ये ब्लड एंटीकोगुलेंट है। क्या करता है ये करता क्या है? ये कैल्शियम को बाइंड करके रखता है। ब्लड एंटीकोगुलेंट है ना, तो कैल्शियम का क्या काम है? कोगुलेशन। लेकिन ये क्या करेगा? कैल्शियम को अपने साथ बाइंड कर लेगा, तो ब्लड का कोगुलेशन ही नहीं हो देगा, क्योंकि ब्लड कोगुलेशन में कैल्शियम का रोल है, बताया था। चलो ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि साइंटिस्टों को ये पता समझ में आ गया
कि अगर हमारा ब्लड नेचुरली अगर ब्लड बॉडी के अंदर नहीं जम रहा है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? हिपेरिन। तो क्या ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म है जो हिपेरिन टाइप का कोई केमिकल बनाता हो एज ए ब्लड एंटीकोगुलेंट? तो जब कटवट लग जाएगा तो अगर हम उसमें ये दे देंगे ब्लड एंटीकोगुलेंट तो क्या होगा बताओ? ब्लड जमेगा नहीं, मतलब सॉरी कटवट लगने के केस में नहीं, मतलब ये कह रहा हूं कि किसी का अगर ब्लड अंदर बॉडी के अंदर जम गया है तो क्या हम उसको डिसॉल्व करने के लिए ब्लड एंटीकोगुलेंट दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ट्रीटमेंट के तौर पे तो दे ही सकते हैं ना ब्लड एंटीकोगुलेंट। अगर किसी का ब्लड जम जा रहा है, बॉडी के अंदर क्लॉट हो जा रहा है, मतलब ब्लड का थक्का बन गया बॉडी के अंदर, तो उसको डिसॉल्व करने के लिए हम ब्लड एंटीकोगुलेंट दे सकते हैं एज अ ट्रीटमेंट, यस और नो? हाँ भाई, क्यों नहीं दे दे सकते? सकते हैं। अब बताओ एक बात, जिस पर्सन के अंदर ब्लड अपने आप जम जा रहा है इसका मतलब उसके अंदर हिपेरिन की कमी है, ऑब्वियस सी बात है, हिपेरिन में कुछ डिफेक्ट आया है, यस और नो? तो क्या करें? Yes, sir. तो साइंटिस्टों को ऐसा समझ में आया कि एक ऑर्गेनिज्म है लीच, एनिलिडा का मेंबर है, एनिलिडा फाइलम का मेंबर है लीच, उसका नाम है हिरुडिनिया। क्या नाम है? हिरुडिनेरिया, पूरा नाम है उसका, हिरुडिनिया कहते हैं सॉरी। तो ये जो हिरुडिनेरिया है या हिरुडिनिया है, ये केमिकल बनाता है। क्या बनाता है? केमिकल। और उस वो केमिकल कहां बनाता है? अपने सलाइवरी ग्लैंड जो है, सलाइवा में उसका केमिकल होता है। एक मिनट, तो लैपटॉप को चार्ज में लगाने दो। ठीक है, हाँ तो मैं बोल रहा था कि हिरुडिनिया है, हिरुडिनिया एनिलिडा का मेंबर है, उसका जो सलाइवरी ग्लैंड है उसमें हिरुडीन को बनाने वाला जीन है, ऑर्गेनिज्म का नाम है हिरुडिनेरिया, और वो बनाता क्या है? हिरुडीन। क्या बनाता है? हिरुडीन। अरे हिरुडीन एक प्रकार का कैसा केमिकल है? प्रोटीनेशियस। अरे मैं उस ऑर्गेन की बात बता रहा हूँ, मैं अपने हिपेरिन से कंपेयर नहीं कर रहा, हमारा हिपेरिन तो प्रोटीनेशियस नहीं है, याद रखना। हिपेरिन जो है मेनली उसमें कार्बोहाइड्रेट पार्ट होता है, ठीक है? तो ये बताओ कि जो हिरोडीन है ये कैसा पार्ट है? प्रोटीनेशियस कंपोनेंट है। किससे बनता है? हिरोडीन जीन से। हिरोडीन जीन कहाँ मिलता है? हिरुडिनेरिया के सलाइवरी ग्लैंड में। एक प्रकार का क्या है? कीड़ा समझ लो, कीड़ा, लीच। आपने देखा होगा। अच्छा ये बात कैसे पता चला? सुनना मेरी बात, ये बात कैसे पता चला रिसर्चर को? आपने देखा होगा कि सुना होगा कि कई सारे ऐसे कीड़े लीच होते हैं जो अगर आपके बॉडी में, आपके पैरों में, हाथों में कहीं कट लगा दे तो ब्लीडिंग लगातार होता है। आपने सुना होगा ये बात कि ब्लीडिंग लगातार होता है। उसका कारण पता है क्यों है? क्या है उसका कारण? ये है कि जब वो आपको कट लगाता है ना, तो कट लगाने के बाद वहां पर वो सलाइवा में मिक्स कर देता है, अब सलाइवा के आपके ब्लड में मिक्स कर देता है ब्लड एंटीकोगुलेंट, दैट इज हिरुडीन। तो बताओ ब्लड जमने देगा? नहीं ना। No, अच्छा एक बात sir. बताओ, तो फिर आपको मैंने ये भी पढ़ाया था कहाँ? सर्कुलेटर सिस्टम में, कि जब कट लगता था हमारा ब्लड जम क्यों जाता है? याद करो, मैंने बोला था हिपेरिन को इनएक्टिव करने वाला, याद आया? केमिकल हिपेरिन को इनएक्टिव करने वाला, याद आया? हिपेरिन को इनएक्टिव कर देते थे, ब्लड एंटीकोगुलेंट को इनएक्टिव कर देते थे कट लगने के बाद। तो आप बोलोगे सर तो इसको इनएक्टिव नहीं कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते हैं, एक्सेस अमाउंट में होता है ना, क्योंकि जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म है हिपेरिन को इनएक्टिव करने वाला, वो तो एक पर्टिकुलर सिक्रीशन में सीट हो रहा है ना। तो आपने देखा होगा कि जब ये लीच हमारे हमारे बॉडी में कट लगाता है तो कट लगाने के बाद क्या होता है? ब्लीडिंग एक्सेस होता है। तो यहां से रिसर्च के दिमाग में ये आया, अरे साला ये तो बहुत तगड़ा चीज है। क्या क्यों तगड़ा चीज है? क्योंकि अगर हम ब्लड एंटीकोगुलेंट लेना चाहें तो इसके सलाइवा में जो ब्लड एंटीकोगुलेंट बन रहा है वो तो बड़ा तगड़ा है। तो क्या करें? लीच का पालन करें, लीच का प्रोडक्शन करें और उसको मार मार के उसके सलाइवा को प्यूरिफाई करके हेरोडिन निकालें ना? तो साइंटिस्टों को ऐसा समझ में आया क्यों ना लीच का ये जीन, ये जो हीरोइन बनाने वाला जीन है, किसी ऐसे प्लांट में ट्रांसफर कर दें जहां ये जीन सक्सेसफुली एक्सप्रेस कर जाए। और लंबे समय के बाद रिसर्च चलने के बाद साइंटिस्ट को पता चला एक प्लांट है जिसका नाम है ब्रेसिका नेपस। क्या नाम है? अंडी जैसा पेड़ होता है, ठीक है? अंडी जानते हो ना? अरे वो सीड होता है उसमें, इसमें ऑयल मिलता है, ठीक है? तो ब्रेसिका नेपस प्लांट में ये जीन ट्रांसफर कर दिया। कौन सा जीन? हिरोडीन जीन। और पता है ये जीन ट्रांसफर करने के बाद आपको ताज्जुब होगा सुन के, ये जीन ट्रांसफर करने के बाद ब्रेसिका नेपस प्लांट जो उससे सीड बना, उस सीड को क्रश करने के बाद उससे जो ऑयल ऑब्टेंट हुआ, उस ऑयल में हिरुडीन भी मिक्स था एज अ ब्लड एंटीकोगुलेंट। और आज के डेट में उस ऑयल को हम एज ए यूज करते हैं मेडिसिन, ब्लड एंटीकोगुलेंट।
और इसका खेती किया जाता है ब्रेसिका नेपस प्लांट का। लेकिन बताओ ये ब्रेसिका नेपस प्लांट नॉर्मल प्लांट है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है? ऑब्वियस सी बात है, जेनेटिकली। अब आप सोचो कि इस तरीके से मेडिसिन बनाया बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग के हेल्प से, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। आपको आई थिंक सब कहानी स्टोरी आपको क्लियर होनी चाहिए कि हिरुडिनेरिया एक कीड़ा है, लीच है, एनिलिडा का मेंबर है। उसके सलाइवरी ग्लैंड में पाए जाने वाले हिरुडीन केमिकल होते हैं, जिसको बनाने वाला हिरुडीन जीन होता है। उस जीन को आइसोलेट करके ब्रेसिका नेपस प्लांट में डाला, तो ब्रेसिका नेपस प्लांट में वो जीन एक्सप्रेस हुआ। कहाँ एक्सप्रेस हुआ? तो उसके जो सीड बने, सीड को जब क्रश किया तो उससे ऑयल मिला, ऑयल में वो केमिकल था जिसका नाम था हिरुडीन, जो एज अ ब्लड एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी रखता है। दिस इज द बायोफार्मास्यूटिकल, लिविंग ऑर्गेन के अंदर जीन ट्रांसफर करके हम ये ले रहे हैं। ऐसे हमने कई सारे प्रोडक्ट हमने बनाए हैं, कई सारे ट्रांसजेनिक प्लांट हमने बनाए हैं। मैं जो आपको बता रहा हूँ ट्रांसजेनिक प्लांट बता रहा हूँ। ऐसे मैंने कई सारे हम लोगों ने ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए, जैसे ट्रांसजेनिक बनाना, ट्रांसजेनिक टोमेटो, ट्रांसजेनिक पोटैटो, ट्रांसजेनिक शुगर बीट, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए एज अ मेडिसिन। आपको पता है, एज अ मेडिसिन कई सारे हमने ऐसे बनाना और टोमेटो बना लिए हैं जो कोलेरा और हेपेटाइटिस बी के जो टॉक्सिन्स होते हैं उसके लिए रेसिस्टेंट केमिकल लगता है। ऐसे बनाना, नॉर्मल बनाना नहीं हो, मतलब वो बनाना आपको तभी खाना जब आपको कोलेरा होगा या हेपेटाइटिस होगा। अपने देश में कम ट्रेंड में चलता है ये सब। टोमेटो हमने ऐसा बना लिया है। हमने ऐसे बनाना, पोटैटो और शुगर बीट बना लिया है जो डायरिया में काम आता है। बनाना और पोटैटो, डायरिया हुआ तो ट्रांसजेनिक बनाना और पोटैटो खा लो, उसमें वो केमिकल है जो मेडिसिन काम करेगा। बताओ। हमने ऐसे शुगर बीट बना लिया है जो डिजीज होता है ब्लैक फुट डिजीज, ब्लैक फुट एंड माउथ डिजीज, उस केस में आप वो शुगर बीट खा लो, आपको वो सारा ट्रीटमेंट मिल जाएगा। इस तरीके का हमने कई सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना लिए हैं मेडिसिन के फील्ड में, मेडिसिनल पर्पस से। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूज ऑफ व्हाट, यूज ऑफ प्लांट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। यहां तक कोई दिक्कत है तो जल्दी से पूछो। एनी प्रॉब्लम यहां तक? नो। चलिए आज इसको यहीं पे होल्ड करते हैं, ठीक है। और ये रहा आपका एनसीईआरटी। अरे ये रहा, आज एनसीईआरटी में अच्छा खासा कंटेंट है पढ़ने के लिए, ठीक है। अगले 2 दिनों में चैप्टर में समाप्त कर दूंगा, 2 से 2.5 दिन। नहीं अभी इसमें कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, कल ही मिलेगा एक साथ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यहाँ तक देख लेना।